इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ऑल्टरनेटिंग करंट वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स रह गई हैं। इसके अंदर हमको एसी जनरेटर पढ़ना है, डीसी जनरेटर पढ़ना है, मोटर पढ़नी है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। एनिमेशन आप देख चुके हो कि कैसे जनरेटर कैसे काम करता है, मोटर कैसे काम करती है, ठीक है ना। तो मैं अब उसके अंदर इन डेप्थ अब बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब मैंने आपको ये नहीं सिखाना है कि हाउ इट वर्क्स, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। वो चीज़ आप समझ चुके हो, बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ चुके हो कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी और करंट कैसे कॉइल में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बात हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, ये बात भी हम समझ चुके हैं। तो उसके अंदर मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन अब जैसे आपको लिखना है तो लिखने के लिए आपके पास ये टर्मिनोलॉजी है कि प्रिंसिपल सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल आप पहले लिखेंगे, डन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखनी है। अब ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में तो क्या है, अगर आप रफ फिगर भी बनाकर आ जाओगे तो भी काम हो जाएगा ना, पर प्रैक्टिस करें। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। स्लिप रिंग्स R1 है, R2 है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बेरिंग 1, बेरिंग 2 एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। फिर बेसिक थ्योरी हमारी जो है कि आर्मेचर जैसे जैसे अगर घूमता है, ठीक है, तो एंगल के हिसाब से, एंगल मतलब जो आर्मेचर का मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, ठीक है, क्यों, उसका नॉर्मल, तो उसके हिसाब से ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होगी। फिर वर्किंग हमने समझी थी पूरी की पूरी, समझ यही लिखी हुई है ना। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन कर लेते हैं। फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो होता है NBA पढ़ा था आपने, B.A, N है फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि कॉइल जो है वो एक टर्न नहीं होगा, बहुत सारे टर्न्स होंगे, तो इसको N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट इज़ N इंटू B.A। B.A है तो मतलब B cos थीटा, इसके बीच में एंगल है B cos थीटा। थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, थीटा है सिंस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, डन। ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो हमारे ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है माइनस ऑफ d∅dt। ये कंसेप्ट हम ईएमआई में पढ़ चुके हैं। फाई की जगह हमने लिखा है NBA cos थीटा, ठीक है। तो NBA में NBA जो पूरा पोर्शन है तो हो गया कांस्टेंट, और cos थीटा हो गया पोर्शन वेरिएबल पार्ट, तो ये वाला कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और cos थीटा वेरिएबल पार्ट है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, NBA cos थीटा इंटू ओमेगा, ओमेगा टी का ओमेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे पास NBA मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की, जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये कितनी होती है, 1 होती है। तो मैक्सिमम NBA इंटू ओमेगा रह जाएगा, NBA इंटू ओमेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या हो गई आपकी, ईएमएफ मैक्स क्या होगा, NBA ओमेगा, डन। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, देखो जैसे अब यहाँ पर था ना, ये इक्वेशन यहाँ से देखें आप, ये हो गया -NAB ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसे, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो दिस पोर्शन ये हो गया मेरा मैक्सिमम करंट वाला पोर्शन, मैक्सिमम ईएमएफ वाला पोर्शन, E0, दिस इज E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, तो E बाई आर, तो ये करंट आ जाएगा एट एनी स्टेज। तब E0 बाई आर वैल्यू जो है, ये क्या हो गया, I0। तो दिस विल बी I0 साइन ओमेगा टी, दिस विल बी द मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड। ये टर्मिनोलॉजी अब आप समझ चुके हो, कई बारी हो चुकी है, ठीक है ना। डीसी जनरेटर का भी आप प्रिंसिपल समझ चुके हो,
एनिमेशन में आपने इस चीज़ को भी देखा, ब्रशेस थे, ठीक है, स्प्लिट रिंग थी यहाँ पर, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, आपको यही लिखना है। अब बात आती है मोटर की। मोटर में जो है, मोटर एक ऐसा डिवाइस है, इसमें करंट आप देते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमने ये बात समझ ली थी कि प्रिंसिपल क्या है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी जाएगी तो इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, गोल घूमेगा। वही गोल घूमना ही मोटर का बेसिक काम है। अब सारी बातें आप समझ चुके हैं। देखो, आर्मेचर कॉइल होती है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखी जाती है, ठीक है। 2 हाफ रिंग्स होती हैं, ठीक है। B1 और B2 जो हैं 2 कार्बन ब्रशेज़ होते हैं या कार्बन रॉड्स होती हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको। वर्किंग आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन, कोई दिक्कत हो तो हम इससे डिस्कस कर सकते हो। अब जो मेन आपको चीज़ बतानी है वो बतानी है मेरे को आपको बैक EMF, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं बैक EMF क्या होता है। जस्ट ए मोमेंट। देखो, अब अगर मेरी V वोल्टेज मैं अप्लाई करता हूँ ब्रश 1 में और ब्रश 2 में, मतलब बेसिकली जब आप स्विच ऑन करते हो तो जो वोल्टेज अंदर जा रही है वो हो गई V, ठीक है। रेजिस्टेंस हो गई, जो आर्मेचर कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस हो गई R, I करंट उसमें फ्लो कर रहा है। तो होगा कुछ ऐसा कि कॉइल के अंदर, देखो ध्यान समझो, कॉइल के अंदर कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूम रही है, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में एक मोशन हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में एक कंडक्टर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, EMF प्रोड्यूस होगी। ये तो हमारा जनरेटर का प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मोटर बनेगी तो उसके अंदर एक बैक EMF जनरेट होगी, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज होगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैक EMF, ठीक है। तो एज द कॉइल रोटेट्स द आर्मेचर ऑल्सो रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अंदर एक बैक EMF प्रोड्यूस होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज होती है। उसका हमने नाम दे दिया E, और ये कम होती है, उससे अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होती है। अगर ये अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो मैं जो अप्लाइड वोल्टेज कर रहा हूँ, V जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा मोटर के अंदर, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो कम होगा, तो हमने उसका नाम दे दिया E। अब V मैं भेज रहा हूँ, E मेरे से वापस आ रही है, तो नेट कितनी हो गई, V माइनस E। समझ गए ना मेरी बात को, V माइनस E ना। जब V माइनस है तो नेट इज, और करंट जो कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो है R, तो V माइनस E भी तो एक वोल्टेज है, इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस E अपॉन R, ठीक है जी। तो अब मेरे को बताओ EMF कितनी हुई, V माइनस IR। बड़ी इंटरेस्टिंग है कैलकुलेट करना। बताओ कि भाई बैक EMF कितनी जनरेट हो रही होगी, ये डिपेंड करेगा V माइनस IR के ऊपर। V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, I क्या है, अप्लाइड करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। क्लियर। हम मान के चलते हैं, अब एज्यूम दैट अगर कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है तो आउटपुट पावर कितनी होगी। देखो, इनपुट पावर का फॉर्मूला तो VI, तो ये VI, ठीक है ना, ठीक है। और वापसी वाली पावर कितनी होगी, पावर का फॉर्मूला I²R भी होता है, तो माइनस I²R। इसको मैंने माइनस कर दिया तो क्या हो गया, कॉमन ले लिया, ठीक है। ये V माइनस IR आ गया, इसको बन गया EI। ओके, नाउ अब आई बात एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की कैसे निकाली जाती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आपने कितना इनपुट किया वर्सेस कितना आउटपुट आया। जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे थे तो आउटपुट पावर कितनी थी, E इंटू आई। आउटपुट पावर मतलब कि जो बिजली जनरेट हो रही है, जो पावर जनरेट हो रही है, EI, और मैं कितनी इनपुट दे रहा था, वो दे रहा था मैं VI, तो EI अपॉन VI। तो हो गया बेसिकली क्या, I से I कैंसिल हो गया, बन गया E अपॉन V। अब E अपॉन V क्या बन गया, अल्टीमेटली E क्या है, बैक EMF है, और V क्या है, अप्लाइड EMF। तो मेरे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। समझ गए मेरी बात को, कुछ मुश्किल तो नहीं है। अगर बैक EMF और अप्लाइड EMF बराबर 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये भी बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर हो जाएगा तो ये 100% एफिशिएंसी हो जाएगी।
पर ऐसा तो होता नहीं है, हो नहीं सकता ना। तो बट करंट जो है वो फ्लो, उसके अंदर करंट ही नहीं फ्लो करेगा अल्टरनेट, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला है V माइनस ई अपॉन आर, अभी हमने ऊपर निकाला। तो V और E अगर सेम हो जाएंगे तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, समझ गए ना जी बात को। तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। डीसी मोटर के यूजेस क्या हैं, देखो ये मोटर कहीं भी है, आपका इसको पंखों में लगाओ, ठीक है, वेंटिलेशंस में कहीं भी लगाओ, पंप लगाओ, कहीं भी यूज़ करो, ट्रेन में लगाओ, ट्रैक पे लगाओ, मोटरें जितनी मर्जी चलाओ, ये सारे डीसी मोटर का तो मोटर ही मोटर कहाँ कितनी जगह चलती है, ठीक है, इस चीज़ का तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। डन। तो इस तरीके से हमारा मोटर ख़त्म हुआ और जनरेटर ख़त्म हुआ। ये स्टार्टर है, स्टार्टर आपके कोर्स में नहीं है अभी। अब बात करते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर की। अब ये ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है, एनिमेशन आपने ट्रांसफार्मर का भी देख लिया है, ठीक है ना, 3 एनिमेशन आप देखे आपने। ट्रांसफार्मर के एनिमेशन जो है, ट्रांसफार्मर जो है वो इंडक्शन के, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर एक कॉइल के अंदर एसी करंट फ्लो करवाओगे तो उसकी डायरेक्शन बार बार बदलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड, और वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बदलती रहती है। अब चूंकि वो बदलती रहती है, आपने देखा था एनिमेशन के अंदर कि उसकी डायरेक्शन है कैसी, कभी तो क्लॉकवाइज घूमती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह से जो यहाँ पर जो एक और उसके सामने कॉइल लगी होती है वो भी उसके इन्फ्लुएंस में आती है। कॉइल कब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगी, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगी, तो उस कॉइल के अंदर भी एसी करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, ठीक है, क्या समझे हमने कि ईएमएफ जनरेट करने का, बिजली वोल्टेज जनरेट करने का बेसिक तरीका क्या है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदलती जा रही है, क्योंकि एसी करंट हमारा ऐसा चलता रहे, तो मैग्नेटिक जो है अप्लाइड करंट लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है इस वाली कॉइल के अंदर वो भी लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से जो ये वाली कॉइल जो इसके साथ ही है, ठीक है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, ठीक है, किस बिहेवियर से बदल रही है, इसी बिहेवियर से बदल रही है। तो रिजल्टिंग क्या होगा, यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, और वो किस बिहेवियर से बदलेगी, वो भी इसी बिहेवियर से बदलेगी। ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी, इसको मैं रब कर दूं, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ईएमएफ क्या होता है। देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सबसे पहले एक बात को समझें आप, तो आपने पढ़ा था सबसे पहले फ्लक्स क्या था, एन बी ए कॉस थीटा, फिर ईएमएफ जनरेट थी वो क्या थी, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, विच वॉज इक्वल्स टू एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इंटू ओमेगा हम यहाँ लिख देते हैं और पॉजिटिव साइन आ गया। तो आप समझने की बात है कि अगर मेरे नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर मैं बढ़ा दूँ तो ईएमएफ बढ़ जाएगी, और अगर यहाँ पर ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स घटा दूँ तो ईएमएफ घट जाएगी। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है ना, एरिया चेंज नहीं हो सकता, ओमेगा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ओमेगा तो मैं यहाँ से इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी इनपुट वेव है, इनपुट वेव तो इसी पैटर्न से चल रही है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलेगी, तो फ्रीक्वेंसी तो देखो बदलने वाली नहीं है। अब क्या बात हुई कि आप उसकी स्ट्रेंथ आप बढ़ा घटा सकते हो, कैसे, देखो बी की वैल्यू है, बी मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, उसकी एक फिक्स वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया आप बदल दो, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर को आप समझो, ये जो स्ट्रक्चर आपने पीछे एनिमेशन में भी देखा था, 2-3 टाइप के हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं। एरिया बढ़ा दो तब भी आंसर बढ़ जाएगा, ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, ये सारी टर्म तो सेम है। अब यहाँ पर मेन बात है एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा दोगे तो ईएमएफ बढ़ जाएगी, और घटा दोगे तो घट जाएगी। यही टर्मिनोलॉजी को हमने यूज़ किया, ठीक है। तो अगर तो आउटपुट
ये वाला जो आउटपुट है, अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े हुए हैं तो हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो इनपुट वोल्टेज को, इनपुट एसी को क्या कर देता है, स्टेप अप कर देता है, बढ़ा देता है। और अगर कम होंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो डिक्रीज कर देता है। डन, ये बात समझ में आ गई ना? अब बात समझो, इतनी बात तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सेकेंडरी, देखो सारी चीज़ सेम रहेगी। अगर मैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी की बात करूं, जैसे मैं आपको अभी बता ही रहा था कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी क्या हो जाएगा, एन सेकेंडरी। ठीक है, बी मैग्नेटिक फ्लक्स, वही पोर्शन है, देखो आपका एक ही एन बी ए साइन ओमेगा टी, ये सारी चीज़ें सेम है। ये भी सही है, एन पी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी बी ए साइन ओमेगा टी। तो ये पूरी टर्म तो कट गई, तो क्या बच गया हमारे लिए? सबसे बेस्ट फॉर्मूला हमारे पास ये जनरेट होकर आ गया। ठीक है, अगर सेकेंडरी ज़्यादा है, अगर सेकेंडरी ज़्यादा है तो ईएमएफ सेकेंडरी की ज़्यादा होगी, रेशो तो वही रहेगी ना, रेशो तो फिक्स है, रेशो थोड़ा बदलेगी। प्राइमरी की ज़्यादा है तो प्राइमरी की ईएमएफ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस बिहेवियर से हमको समझ में आ गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब होता है। अब बार बार एन एस अपॉन एन पी है, जो नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स की रेशो को हमने के मान लिया। ठीक है, इस रेशो को बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ठीक है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहती है, जितनी इनपुट एनर्जी होगी, एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो दोनों का टाइम सेम है तो पावर क्या होगी, दोनों का टाइम तो सेम ही है, तो पावर क्या होगा, पावर होता है वी आई। तो इनपुट हो गई, इनपुट में देखें आप तो करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू वोल्टेज। सेकेंडरी के टाइम सेकेंडरी लिखो, प्राइमरी के टाइम प्राइमरी लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हो गया, ये कितना आसान है। तो इस तरीके से मैं सेकेंडरी करंट में निकाल सकता हूँ अगर मेरे को प्राइमरी करंट मालूम हो और ई एस अपॉन ई पी मालूम हो। ठीक है, ये ई पी है। ठीक है ना? यहाँ से बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो इशू तो नहीं है। तो अब ई पी अपॉन ई एस जो है, ई पी अपॉन ई एस, यहाँ से देखो आप, ई पी अपॉन ई एस एन पी अपॉन एन एस हो जाएगा, जो कि 1 अपॉन के हो जाएगा। तो इसे हमने 1 अपॉन के भी लिख दिया। ई पी अपॉन ई एस, देखो ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस हो जाएगा, जो कि 1 अपॉन के हो जाएगा। तो हमने उसे 1 अपॉन के लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हमने यह क्या समझा कि अगर सेकेंडरी है, अगर स्टेप अप में क्या होता है, के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ठीक है, और स्टेप डाउन में के की वैल्यू 1 से छोटी होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एफिशिएंसी, बस एफिशिएंसी का मतलब भी हमने समझ लिया। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आए वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की कुछ लीकेज हो जाती है, एक ये लॉस है। कंडक्टिंग वायर में हीटिंग लॉस हो जाता है आई स्क्वायर आर टी के फॉर्मूले से। ठीक है, बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होने से भी एनर्जी लॉस होती है। रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने से आयरन कोर की एनर्जी लॉस होती है, इसे बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, याद होगा आपको। एनर्जी इज ऑल्सो लॉस इन द एडी करंट, एडी करंट वाला टॉपिक भी बढ़ चुके हैं, तो एडी करंट भी, एडी, ये सारी चीज़ें लॉसेज हैं। ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है, सबसे बढ़िया यूज़ है, एक तो इट इज़ यूज टू, हम बहुत हाई वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप अप करते हैं तो बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। फार्मूला हीट का जो मैक्सिमम फार्मूला होता है वो आई स्क्वायर आर टी होता है। अब आई स्क्वायर आर, अगर वी बढ़ा दूंगा तो आई कम हो जाएगा। देखो बात को समझो, पावर होता है वी आई, ठीक है, और एनर्जी होगी वी आई टी,
तो अगर V बढ़ा दोगे तो I कम हो जाएगा, I कम हो जाएगा तो हीटिंग लॉस का I² कम हो जाएगा, मतलब हीटिंग लॉस कम हो जाएगा। ये है बात कहने की, समझ गए बात को। तो इसीलिए हम इसको स्टेप अप कर देते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ करते हैं, स्टेबलाइजर्स आपके AC के ऊपर, फ्रिज के ऊपर लगे होते हैं ना वहाँ पर, ठीक है। एक्सरे में हमारे को हज़ारों लाखों वोल्ट चाहिए होती है। अब आपके जो स्विच में तो 440 वोल्ट या 220 वोल्ट आती है, आप उससे हज़ारों लाखों वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको स्टेप अप करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको इंडक्शन फर्नेस में जहाँ आपको हीट प्रोड्यूस करनी होती है तो वहाँ पे स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करने में वोल्टेज कम करते हैं, इससे करंट बढ़ जाता है, समझ गए मेरी बात। तो वोल्टेज रेगुलेटर ट्रांसफार्मर जो है ये इसी तरीके से काम करता है। अब ये आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको पूरा एक शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखो स्टेप डाउन, ये जो ट्रांसफार्मर है पूरा का पूरा ये एक्सप्लेनेशन है। जो आपका पावर प्लांट होता है वो तो 440 वोल्ट या 240 वोल्ट की बिजली जनरेट करता है, वो तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे बिजली जनरेट करता है। फिर उसको स्टेप अप किया जाता है हज़ारों लाखों वोल्ट पे, 10,000 वोल्ट, 1 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट तक। फिर ये आपको देखा होगा आपने हाईवेज पे ऐसे हाई ट्रांसमिशन खंभे लगे होते हैं, ठीक है। इसके खंभों के पास भी नहीं जाना चाहिए, इसमें से भी EM वेव्स होती हैं, रेडिएशन होती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए। तो इसके यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं। फिर उसके बाद आपकी कॉलोनी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, या फिर कॉलोनी या जो आपके जो ये बिजली पैदा होती है ये आपके पड़ोस में पैदा नहीं हो रही होती है, ये बहुत दूर जा रही होती है। तो आपका जब आपके स्टेट में घुसेगी, आपके शहर में घुसेगी, गांव में घुसेगी, तो उससे पहले कई स्टेजेस पे को स्टेप डाउन किया जाता है, ठीक है, कई स्टेजेस पे, समझ गए। एक जरूरी नहीं है ये तो, हाँ, तो एक ही स्टेज दिखाया गया, इसे कई स्टेजेस पे स्टेप डाउन किया जाता है। 10 लाख वोल्ट से पहले 1 लाख वोल्ट किया जाएगा, 1 लाख वोल्ट से 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट से 1,000 वोल्ट, 1,000 वोल्ट से 440 वोल्ट, और आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट आती है। फिर उसके बाद ये सप्लाई खंभों पे करी जाती है और खंभों से आपके घर में आती है। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट। तो ये जो पहले तो हम यहाँ से लेकर जब ट्रांसपोर्ट करने भेजते हैं तो इस जगह तो स्टेप अप करते हैं, और फिर यहाँ से आने के बाद जब इन स्टेजेस पर आती है, इस स्टेजेस पर, तो यहाँ पर हम उसको स्टेप डाउन करते हैं कई स्टेजेस पर। तो समझ गए यार मेरी बात आपको। तो अब हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जल्दी से पढ़ लिया आज की वीडियो के अंदर। इसके बाद हम जो है अगले उसके अंदर हम जो है ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, एफिशिएंसी से रिलेटेड, कॉइल में टर्न्स कितने होने चाहिए, तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो कई चीज़ें ना न्यूमेरिकल से ज़्यादा अच्छी समझ में आती हैं, ठीक है। चलो ओके।